हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित द्विवेदी और आज मैं आपको बिजनेस स्टडीज यूनिट 1 पढ़ाने वाला हूं एमपी बोर्ड के लिए एज पर न्यू ब्लूप्रिंट। अभी मैंने कल ये वीडियो यूट्यूब में अपलोड करा था जिसमें मैंने इसके बारे में जानकारी दी थी आपको कि जो नया ब्लूप्रिंट आ गया है उसके अकॉर्डिंग अभी मार्केट में नोट्स नहीं है, तो आप लोग ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं ये बिल्कुल प्रिंटेड नोट्स के साथ में कोर्स कराने वाला हूँ। दिस इज द फर्स्ट वीडियो लेक्चर। एक या दो लेक्चर्स आपको YouTube पर मिल जाएंगे, बाकी के लेक्चर्स आपको देखने के लिए मेरे ऐप पर आना होगा, ऐप डाउनलोड करना होगा। तो कॉमर्स मेंटोर ऐप आप लोग डाउनलोड कर लें और वहां से बाकी के लेक्चर्स और ये PDF फाइल आप एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम के लिए है ये स्पेशली, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप वेट करिएगा। बिजनेस स्टडीज जो है वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा अभी, 1 या 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। देखिए ब्लूप्रिंट तो फाइनली आपके सामने ये है भाई, तो ब्लूप्रिंट दिखाता जाऊंगा मैं पहले चैप्टर से। ओके, ध्यान से सुनिएगा अब यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ जो सीधा सीधा पेपर में आना है। ठीक है, डिटेल वीडियो बहुत सारे पढ़ाए हैं मैंने, बट ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, तो जिससे आपको एग्जाम में मार्क्स मिलना है। फर्स्ट चैप्टर से 6 नंबर का आना है, 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए जरा एक चीज़ आप बड़े ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट चैप्टर से अभी तक जो होता था, हमेशा बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे, मतलब 2 नंबर के तो आते ही थे बट 4 नंबर के भी क्वेश्चन आते थे। तो बुक की जो प्रेजेंटेशन है और क्वेश्चन की फ्रेमिंग है वो हमेशा बड़े नंबरों के अनुसार हुई है। अब बड़ा मुश्किल काम था इस चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चंस ढूंढना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं 4 और 5 नंबर के हिसाब से, और अभी तक हमेशा पहले चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन ही आते थे। लेकिन इस बार तो अब लॉन्ग आएगा ही नहीं, इससे 2 नंबर का 2 ही क्वेश्चन आना है। तो चलिए देखते हैं, मैंने बड़ी मेहनत करी है। कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं, कुछ टाइपिंग वाले भी हैं। शुरू के 3 चैप्टर हैंड रिटन है, तो चलिए एक बार इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो आपके लिए दूसरा वीडियो है, फिर भी अगर आपको सुनना है तो आप यहाँ पे सुन सकते हैं। स्टार्ट करें, चलिए। तो पहला प्रश्न है, प्रबंध की परिभाषा लिखिए, मतलब मैनेजमेंट क्या होता है उसको एक्सप्लेन करिए। देखिए 2 नंबर में आ सकता है। तो भाई यहाँ पर हैरल्ड कुंट्ज हैं, इन्होंने डेफिनेशन दी है, आपको इनका नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त कर सकें। देखिए रटना नहीं है कुछ भी, मेरा प्रयास रहेगा समझाने का। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करना एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है। मतलब प्रबंध एक प्रक्रिया है जो एक ऐसा पर्यावरण तैयार करती है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को, चुनिंदा लक्ष्य मतलब जो लक्ष्य उस संगठन ने पहले से डिसाइड करे हैं उसको कुशलता से प्राप्त कर सके। मतलब कि आप किसी भी संस्था में जब काम करते हैं तो बहुत सारे पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए एक माहौल बनाना ही प्रबंध कहलाता है। ठीक है, ओके, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था ये। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये इसकी फ्रेमिंग बहुत छोटी करके लिखा है मैंने एक्चुअल में। बहुत बड़ा आंसर होता था पहले। सेम यही प्रश्न आपको 5 नंबर में आता था, लेकिन यही प्रश्न अब 2 नंबर में पूछेगा, छोटी फ्रेमिंग के साथ लिखना है आपको। ठीक है, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मैनेजमेंट जो है आर्ट भी है और साइंस भी है, इसको समझाइए। अब आप कहेंगे सर हम इसको कैसे समझाएंगे, तो भाई देखिए यहाँ पर ना आपको पहले समझना पड़ेगा आर्ट मतलब कला क्या होता है और विज्ञान क्या होता है, फिर हम ये पढ़े लेंगे जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, पहले मैं बिना पढ़े समझा दूं। ठीक है, तो देखिए कला मतलब आर्ट, कला मतलब कि किसी काम को करने के लिए विशेष दक्षता या कुशलतापूर्ण प्रयासों की ज़रूरत होती है, उसको कला कहते हैं। जैसे टीचिंग भी एक आर्ट है ना, सब कोई नहीं पढ़ा सकते हैं, एक्टिंग करना, खेलना, तो ये हो गया कला। ठीक है, तो विज्ञान एक कला है, प्रबंध एक कला है, सॉरी।
फिर विज्ञान भी है, तो विज्ञान का मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए एक सिस्टमेटिक नॉलेज की ज़रूरत होती है और उस नॉलेज के अनुसार ही एक निश्चित परिणाम प्राप्त होता है, उसी को विज्ञान कहते हैं। इन्होंने लिखा भी है ये चीज़ें, अभी तो मैं अपने वर्ड में समझा रहा हूँ। तो ये विज्ञान भी है क्योंकि प्रबंध में भी यही होता है भाई। प्रबंध में आप प्रिंसिपल्स होते हैं फिक्स, उनको अप्लाई करोगे और जो पहले से ही मालूम है कि क्या परिणाम आना है, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस में या आपके फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम हो रहा है क्योंकि आपने देखा कि वर्कर्स जो है, कंपनी के मजदूर जो हैं वो लापरवाही कर रहे हैं काम में। अब आपने यहाँ पर मैनेजमेंट का ही कोई एक प्रिंसिपल लगा दिया, जैसे कि आपने कहा कि अब हम अटेंडेंस लगाएंगे, और वो भी कौन सी अटेंडेंस लगाएंगे, फिंगर वाली अटेंडेंस लगाएंगे। आपने यहाँ फिंगर अटेंडेंस वाली मशीन लगा दी। अब उससे क्या होगा, सारे वर्कर्स मिलके बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे और उस एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे और उससे आपकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। तो ये विज्ञान ही तो हो गया ना कि भाई आपने मशीन यहां पर लगाई लेकिन उसका असर कहां हो रहा है, उत्पादन क्षमता पर हो रहा है। इसीलिए कहा जा सकता है कि प्रबंध जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। अब ये तो हमने समझा है, अब एक बार पढ़ लें। तो देखिए, प्रबंध कला है, पहले ये लिख देना है आपको, यह दक्षता या कुशलतापूर्ण प्रयासों के द्वारा इच्छित परिणाम प्राप्त करने की कला है। बहुत अच्छे। देखिए, ये हिंदी पढ़ने में ना आपको दिक्कत हो सकता है आप इन शब्दों को नहीं याद कर पाए, लेकिन ये सब्जेक्टिव लैंग्वेज है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इनको याद करिएगा, दक्षता और कुशलतापूर्ण, ये बहुत अच्छे वर्ड हैं, लिखना पड़ेगा। फिर प्रोफेसर जॉर्ज आर टैरी हैं, इन्होंने बोला है चातुर्य, मतलब वही दिमाग बुद्धि, चातुर्य के प्रयोग से वांछित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। ये कला की एक और परिभाषा हो गई, ठीक है ना। अब विज्ञान के बारे में आते हैं। भाई प्रबंध विज्ञान कैसे है, तो विज्ञान के निम्न लक्षण होते हैं। क्या क्या, क्रमबद्ध ज्ञान, मतलब सिस्टमेटिक नॉलेज, कारण एवं परिणाम का संबंध, जो भी परिणाम आते हैं उसका कुछ न कुछ कारण होता है, नियम एवं सिद्धांत, प्रिंसिपल्स होते हैं, और ये सारे लक्षण जो हैं वो प्रबंध में पाए जाते हैं। इसीलिए प्रबंध एक विज्ञान भी है। फिर आखिरी में आपको ये भी लिखना जरूरी है, इसलिए कहा जा सकता है कि प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। देखिए, ये दोनों प्रश्न मैंने समझा दिए हैं। अगर आपको इस पर भी, इसके बाद भी कुछ डाउट होता है ना, तो आप इन चीज़ों को लर्न करें, पहले लिखना है भाई वहाँ तो, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहले यही क्वेश्चन 4-5 नंबर में आता था तो बड़ी फ्रेमिंग होती थी, अब यही प्रश्न छोटे नंबर में आ गया। पहले अध्याय में छोटे प्रश्न है ही नहीं, आप यकीन मानिए, बट पेपर में तो पूछेगा। अब आप कहेंगे कि सर क्या इसके बाहर भी कुछ आ सकता है, द आंसर इज नो, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा इस PDF के बाहर, ठीक है। तो चलें इसको देखते हैं। प्रबंध को जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। पहले क्वेश्चन समझिए जरा। ये कह रहा है कि भाई प्रबंध एक जन्मजात, फिर एक अर्जित प्रतिभा है। जन्मजात मतलब कि आपके अंदर बचपन से ही कोई टैलेंट हो, वो जन्मजात होता है। और अर्जित प्रतिभा मतलब आप शुरू से बहुत टैलेंटेड नहीं हैं लेकिन आपने मेहनत करके उस टैलेंट को अचीव कर लिया है, दैट इज अर्जित प्रतिभा। तो यही लिखना है कि भाई प्रबंध क्या जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है, बताइए। तो अब इसके बारे में लिखना है, मतलब वही है, विज्ञान और कला वाला ही जैसा है ये। तो चलिए यहाँ पहले हम जन्मजात वाला पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। पहले आपको प्रश्न समझना जरूरी है, तभी आप उसको एक्सप्लेनेशन को समझ पाएंगे, ठीक है ना। अब एक बार बता दूं मैं कि एक अगर आप प्रश्न को अच्छे से समझ गए ना तो एक्सप्लेनेशन आप अपने आप लिख पाएंगे, ओके, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए देखते हैं इसको। प्रबंधक जन्मजात होते हैं, मतलब भाई जो मैनेजर होता है ना, ये अब इनकी लाइन के अनुसार ही बताऊंगा मैं, जो मैनेजर होता है वो जन्मजात होता है, मतलब बाय बर्थ उसके अंदर वो टैलेंट होता है। इसका आशय यही है कि प्रबंधक मनुष्य के पारिवारिक गुणों से बनते हैं। पारिवारिक गुणों से बनते हैं मतलब भाई उसने बचपन से ही वो देखा है कि किस तरीके से लोगों को मैनेज करते हैं, लोगों से काम कराते हैं, बातचीत करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही योग्य, चतुर व अनुभवी होते हैं और दूसरों पर नियंत्रण तथा नेतृत्व करना उनको अच्छी तरीके से आता है।
तो ये जन्मजात प्रतिभा हो गई। पहला सेंटेंस हो गया, आपने उसको सेटिस्फाइड कर दिया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, प्रबंधक तैयार करने हेतु विभिन्न विश्वविद्यालय, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संस्थान प्रारंभ किए जा चुके हैं। आज एक ऐसा व्यक्ति भी प्रबंध का कार्य संपन्न कर सकता है जिसने प्रबंध का गुण जन्मजात से नहीं मिला हो। ध्यान से सुनिए, हमने दोनों चीजें लिख दी यहाँ पे क्या लिख दिया कि जन्मजात था, कैसे, और यहाँ पे ये भी लिख दिया कि भाई अगर जन्मजात नहीं है ना तो आप कॉलेजेस में जाके, आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जा करके आप उसको सीख सकते हैं। जैसे एमबीए की पढ़ाई कराई जाती है मैनेजर्स को जनरली, तो आप उसको पढ़िए, नॉलेज लीजिए और आप मैनेजर बन सकते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रबंध एक जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। ठीक है, मतलब दोनों ही है। अच्छा, दोनों ही सेंटेंसेस अभी फर्स्ट नंबर और दोनों ही क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया आपको, दोनों में दो दो बातें थी। ठीक है ना, ये दोनों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 2 नंबर के हिसाब से यही पूछा जा सकता है। अब ध्यान से सुनिए, मुझे इस चैप्टर में 2 नंबर के तो क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे थे, कहाँ से बनाएंगे वो। तो ये भी प्रश्न है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, भारत में प्रबंध का महत्व बताइए। 2010 से लेकर के 2020 के बीच में कम से कम ये 8 बार आ चुका है। ठीक है, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछ लेते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रबंध का महत्व बताइए। तो अब मतलब इसके पॉइंट्स ना मैंने जनरेट करे हैं, एक्चुअल में बड़े आंसर से ही छोटे आंसर में लाया गया है क्योंकि बहुत क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रबंधकों की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। नियोजित विकास के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए भारत को प्रबंधकीय कुशलता व गुण दोनों में वृद्धि करनी है। मतलब ये तो फालतू के पॉइंट हैं, आप नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा। मेन यहाँ से है, मेन आंसर अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कि भाई भारत में प्रबंध का महत्व, मतलब प्रबंध क्यों ज़रूरी है। तो दीज आर द पॉइंट्स, एक्चुअली ये पॉइंट्स ही हैं, बट 2 नंबर में आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, पहला, देश में पंचवर्षीय योजनाओं को एक सफल बनाने की दृष्टि से, देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने की दृष्टि से, मानवीय तथा प्राकृतिक संसाधनों को के अधिकतम उपयोग हेतु, मानवीय मतलब जो भी मैन पावर्स हैं और नेचुरल चीज़ें हैं उनका कैसे आप उपयोग कर सकते हैं कुशलतापूर्वक। ठीक है, फिर सरकारी तंत्र में कुशलता के लिए आपके जो भी तंत्र हैं आप उसमें अच्छे तरीके से लोगों से कैसे काम ले सकते हैं, दैट ये क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ भारत, अच्छा ये जो प्रश्न है ये एक्चुअल में 3 प्रश्न है, 5वां प्रश्न अब 3 है एक्चुअल में। इसमें प्रश्न 2 नंबर में कैसे आएगा, देखिए, प्रबंध के विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए, तो ऐसा नहीं आएगा। प्रश्न ऐसा आएगा कि उच्च स्तरीय प्रबंध से क्या आशय है, फिर मध्यम स्तरीय प्रबंध से क्या आशय है और निम्न स्तरीय प्रबंध से क्या आशय है। मतलब 3 प्रश्न है ये, पर मैंने इनको ऐसा फ्रेम करा है। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं भाई, उच्च स्तरीय प्रबंध मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, यदि किसी उपक्रम के प्रबंध स्तरों में उच्च स्तरीय प्रबंध का स्थान सर्वोपरि, सॉरी मैंने यदि बोला गलत था, वो ऐसा पढ़ते हैं इसको, किसी उपक्रम के प्रबंध स्तरों में उच्च स्तरीय प्रबंध का स्थान सर्वोपरि होता है। एक वृहद आकार के उपक्रम के उद्देश्य व नीतियों को सामान्यतः संचालक मंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। संचालक मंडल के कार्यों का वास्तविक निष्पादन प्रबंध संचालक या महाप्रबंधक करते हैं। उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे सीईओ और एमडी। ठीक है, इसको फिर से समझते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, वही उच्च स्तरीय आएंगे। वही बातें आपको यहाँ पर लिखना है, बड़े बड़े निर्णय सारे वही लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर का आता है मध्य स्तरीय, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो 1940 के दशक में मैरी कुसिंग नाइल्स ने, अब इनका नाम है मैरी कुसिंग नाइल्स, इन्होंने ही इसका कॉन्सेप्ट दिया था, इस विचारधारा को दिया था। तो इस स्तर में विभागीय प्रबंधक सबसे ऊपर कौन से आ गए आपके, टॉप लेवल, सबसे नीचे ना वर्कर वाले आते हैं। तो बीच में जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट के हेड, सेल डिपार्टमेंट्स के हेड, तो उन्हीं को यहाँ पर रखा गया है विभागीय प्रबंधक, जैसे उत्पादक प्रबंधक, विपणन प्रबंधक, वित्त प्रबंधक और कर्मचारी उनके समीपस्थ नीचे के अधिकारी जिनमें अधीक्षक, उपाध्यक्ष आदि को शामिल किया जाता है।
तो मतलब ये भी डिसीजन ही लेते हैं एक तरीके से, ठीक है। पर आखिरी में निम्न लोअर लेवल मैनेजमेंट, यहाँ पे फोरमैन आते हैं। फोरमैन मतलब कर्मचारियों से काम कराने वाले लोग, जैसे फोरमैन, पर्यवेक्षक, कार्यालय पर्यवेक्षक, ठीक है। इनका काम यह है कि भाई जो हमें ऊपर के अधिकारियों ने आदेश निर्देश दिया है तो क्या नीचे के कर्मचारी उसका ढंग से पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से ये जो मैनेजर्स होते हैं, मतलब ये प्रबंध होते हैं ना, ये खुद काम नहीं करते हैं। इनका काम होता है दूसरों से काम कराना, उनके काम की समीक्षा करना, उसको देखना। क्लियर है? तीनों पॉइंट आई होप आपको क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक और प्रश्न है, ये भी बड़ा ही अच्छा प्रश्न था। अब एक प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि प्रबंध के प्रमुख कार्य लिखिए, या ऐसा पूछ सकता है कि प्रबंध के सहायक कार्य लिखिए। अब क्योंकि 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आप बड़ा एक्सप्लेन तो कर नहीं सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे इसको भाई। तो मैंने क्या करा, देखिए अगर आ गया प्रमुख कार्य लिखो, तो प्रमुख कार्य होते क्या हैं। सबसे पहले नियोजन होता है, उसके बाद संगठन होता है, फिर नियुक्तियां होती हैं, फिर संचालन होता है, फिर नियंत्रण होता है। ये प्रमुख कार्य हैं। तो मान लीजिए एग्जाम में सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, आप चाहें तो ऐसा एक डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो थोड़ा सा लिखिए कि प्रबंध के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, फिर नियोजन संगठन, मतलब 2 नंबर के हिसाब से 3-4 लाइनों में तो लिखना पड़ेगा। सहायक कार्य मतलब इनके अलावा भी कौन कौन से कार्य होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नव प्रवर्तन मतलब नई चीजों की खोज करते रहना। संप्रेषण मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहना। निर्णय मतलब डिसीजन मेकिंग। और प्रतिनिधित्व एक नया, अभी पहले ये बुकों में ऐड नहीं था बट कई बुक में मुझे मिला है, मैंने लिख लिया है। प्रतिनिधित्व मतलब आप प्रतिनिधि बन के कार्य करें एक तरीके से, ठीक है। चलिए नाउ लिसन केयरफुली। अभी तक हमने जो पढ़ा एक्चुअल में फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, इसमें पूरा मैनेजमेंट के बारे में ही दिया है। दूसरा एक टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, समन्वय, ठीक है। तो समन्वय के बारे में आपसे छोटा प्रश्न यही बन रहा था जो मैंने एक लिया है यहाँ पे, ये समन्वय से क्या आशय है। अब आप कहेंगे सर क्या इसके अलावा पहले अध्याय से कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतनी चीज़ें पढ़नी है आपको, इसी से पेपर में आना है 100%, ठीक है। पहले समन्वय पढ़ लें, कुछ और बातें करते हैं। चलिए, तो समन्वय की डेफिनेशन, समन्वय का मतलब होता क्या, कोऑर्डिनेशन मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में आपस में सामंजस्य स्थापित करना और बातचीत करना समन्वय कहलाता है, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है, इसकी डेफिनेशन बुक की लैंग्वेज में पढ़ते हैं एक बार। ओडेनल ने क्या बोला है कि समन्वय प्रबंध का एक कार्य ही नहीं है, अभी तो प्रबंध का सार भी है। व्यवसाय, व्यापार हो या कोई भी संगठन हो, बिना समन्वय के कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। किसी टीम की सफलता ही समन्वय पर आधारित होती है। देखिए समन्वय का मतलब क्या हो गया, जैसे ये सबसे पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट हो गया और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। मान लीजिए इनका समन्वय नहीं है, कैसे भाई, इसने कहा कि हमें 1 लाख एक नई मशीन खरीदनी है सर, इन्होंने निर्णय लिया, फाइनेंस वाला बोलता है नहीं अभी नहीं है, मतलब इनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसने कहा अभी पैसे नहीं है, जबकि ये बोल रहा है परचेसिंग वाला कि यार मशीन खरीदना बहुत ज़रूरी है। तो इनके बीच में आपस में समन्वय नहीं हो पा रहा है, तो उससे उस संस्था का नुकसान होना है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो ध्यान से सुनिए। खास बात, चैप्टर खत्म। आप कहेंगे कि सर क्या इस अध्याय से इतना ही आना है, बिल्कुल इतना ही आना है और कुछ दिया ही नहीं है। ये 7 प्रश्न पढ़ने हैं आपको, ठीक है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं एग्जाम में, क्योंकि 2 ही नंबर का आना है। कितने नंबर का आना है, 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो क्या है इन्हीं में 6 में से आएंगे, इसके बाहर से नहीं आएंगे, मैं बोल रहा हूँ नहीं आएंगे। अब ये एक्चुअल में ये 6 प्रश्न नहीं थे, मैंने आपको टोटल 10 प्रश्न करा दिए हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं 2 मिनट के अंदर क्विक रिकॉल कर लेते हैं, सबसे बिना देखे रिकॉल कर लेते हैं। आइए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले प्रबंध मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ा। डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमने क्या देखा, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य देखा, फिर उसके सहायक कार्य अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देखा,
उसके बाद 2 और क्वेश्चन देखिए, मैनेजमेंट साइंस एंड आर्ट है, मतलब कला और विज्ञान है, और एक और प्रश्न हमने देखा था जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है, ठीक है। फिर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसमें 3 प्रश्न बन जाएंगे, टॉप लेवल, लोअर लेवल और मिडिल लेवल, तो आपको वो भी देखना था। उसके अलावा आखिरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, दैट इज फंक्शन, ठीक है, समन्वय, आखिरी चीज। समन्वय के 1-2 क्वेश्चंस और हो रहे थे, लेकिन समन्वय के क्वेश्चन लॉन्ग है, एक्चुअल में शॉर्ट नहीं बन पा रहा था, सिर्फ आशय या परिभाषा पूछ सकता है आपसे, तो दोनों ही चीजें यहीं पर है, परिभाषा पूछे तो भी ओरिजिनल की परिभाषा लिख देना है। तो पहले अध्याय में इतना ही है, बाकी अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अध्याय 2। और ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करके इसके बारे में जरूर बताएं। देखिए, हिंदी मीडियम में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सारा स्टडी मटेरियल अलग से तैयार करना पड़ता है, तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं दूसरे विषय भी हिंदी में लेकर के आऊँगा, अदरवाइज आई एम हैप्पी विद द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ओके। तो आप लोगों को करना क्या है, आपके जो भी मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं पूरे एमपी के हिंदी मीडियम के, उनको ये शेयर करिए, उनके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या जो भी जैसे भी आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनको सर्कुलेट करें, तो हमें भी अच्छा हेल्प हो जाएगा, ओके। सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग everyone, see you in next live session, bye bye to all of you।